जब आधा पाकिस्तान बिछड़ गया। ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कहानी सुनो। 1971 में पाकिस्तान एक संगीन सियासी बहरान से गुजर रहा था और इंतखाबात के बाद हालात मजीद कशीदा हो गए थे। खास तौर पर मशरकी पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना, में हालात इंतहाई खराब थे। इन दिनों हम कसूर में रहते थे, जहां दिन तो धूप में खेल कर गुजर जाते, लेकिन शाम होते ही ब्लैक आउट और सर्दी ने माहौल को मजीद संजीदा बना दिया। एक दिन शाम को मैं सौदा सल्फ लेने बाजार गई। एक दुकान पर खड़ी थी कि अचानक सायरन की आवाज सुनाई दी। करीब ही चौकी पर लगा सायरन भी बज उठा, जिससे हर शख्स में अफरा तफरी फैल गई। दुकानदार और ग्राहक दोनों ही परेशान हो गए। फौरन ब्लैक आउट का ऐलान हुआ और सारा शहर तारीखी में डूब गया। मैं जल्दी से घर पहुंची। घर में सब लोग परेशान थे और वालिद साहब लाहौर गए हुए थे। रात गहरी होती जा रही थी और सर्दी भी बढ़ रही थी। वालिद साहब रात 2 बजे घर वापस आए और बताया कि वो अपने दोस्त अकमल चाचा से बचकर आए हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि हम सबको अपने साथ लाहौर ले जाएं, लेकिन हम अपने ही घर में रहना चाहते थे। मामू भी आ गए थे और वालिद साहब से हालात पर तबसरा कर रहे थे। खाला गुल भी आई और मेरी हम उम्र होने की वजह से मेरे साथ बातें करने लगी। रात के धमाकों की आवाजें सुनकर नींद आंखों से कोसों दूर हो गई थी। रेडियो की नशरियात 12 बजे खत्म हो जाया करती थी, लेकिन इस रात हालात की संगीनी के पेश नजर 1 बजे तक खबरें नशर हो रही थी। सबका इरादा हो गया कि सुबह होते ही लाहौर के लिए निकलेंगे। रात को ही जेवरात, नकदी और जरूरी कपड़े छोटे बैगों में पैक कर दिए गए। तैयारी देखकर मैंने सोचा कि हर किसी को अपनी जान बचाने की फिक्र है, लेकिन सरहदों पर क्या हो रहा है इसका किसी को एहसास नहीं। इस रात हमारे फौजी मुहाज पर अपनी जानों की बाजी लगाकर वतन की हिफाजत कर रहे थे। वो सरों पर कफन बांधे हुए थे और इनके दिल में सिर्फ एक ही लगन थी, अपने वतन की हिफाजत। सुबह शादी के साथ ही हमने लाहौर के लिए रवानगी की तैयारी की। वालिद साहब ने कहा कि वो हमें लाहौर छोड़कर वापस कसूर आएंगे। हमने नानी को हमारे जानवरों का ख्याल रखने को कहा और लाहौर के लिए रख्त सफर बांधा। रास्ते में कंडक्टर ने बस रोकी और इस पर गीली मट्टी मल दी ताकि हवाई हमले से बचाव की तदबीर हो सके। हमने वहादत रोड उतरना था। जब हम लाहौर पहुंचे तो मालूम हुआ कि लाहौर एक बार फिर जिंदा दिली का सबूत देते हुए हशाश बशाश और रवां दवा है। चमकती धूप में साफ सुथरी सड़कें बड़ी हसीन लग रही थी। अंकल की बेटी आरफा बताने लगी कि अब्बू रात को ही अपने दोस्त की गाड़ी लेकर आप लोगों के लिए कसूर चले गए हैं। हमने नाश्ता नहीं किया था। आरफा बाजी ने हमें 11 बजे नाश्ता दिया और हमने यहाँ सुख का सांस लिया। जितने दिन भी जंग रही हम लाहौर में रहे। मेरा छोटा भाई राजू 2 साल का था। आरफा बाजी इससे बेहद प्यार करती थी। जब भी मौका मिलता वो राजू को मेज पर खड़ा करके कहती, अपने फौजी भाइयों को सल्यूट मारो। राजू सल्यूट मारता तो हम सबको इस पर बहुत प्यार आता और इससे टाफियां मिलती। ये तारीख की बदतरीन जंग थी जो मुल्क के दोनों हिस्सों में छिड़ी हुई थी। तमाम मुहाज खुले हुए थे। हर मुहाज की खबर बेचैन कर देती थी। दुश्मन का ज्यादा जोर मशरकी पाकिस्तान पर था। जब वहाँ इन्होंने एक यतीम खाने पर बम गिराकर बच्चों को शहीद किया तो हर किसी के अंदर गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। रेडियो पाकिस्तान से पुरजोश तराने नशर हो रहे थे, जिससे दिलों में वलवला बढ़ता था। कोई 1 हफ्ते बाद मैं अपनी खाला के साथ कसूर वापस आई तो रास्ते में जा बजा फौजी गाड़ियां नजर आई। पाक फौज के नौजवान चाको चुबंद असले से लैस गुजर रहे थे। आज दूर दूर तक सरमई सड़क उदास लग रही थी। हर चेहरा खामोश लग रहा था। पाक फौज के नौजवानों के कपड़े गिरदे आलूद थे, मगर चेहरों पर तहम्मुल, बुर्दबारी और सुकून था। अपने शहर में दाखिल होते ही अजीब सा एहसास हुआ। हर सू वीरानी छाई हुई थी। इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे। गली कोचों की खुश्क नालियां इस बात का पता दे रही थी कि घर मकीनों से खाली है और शजर उदासी हवाओं की जुबान से इस वीरानी की दास्तान सुना रहे थे। मैं खाला के हमरा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी कि सड़क खत्म हो गई और हम बाजार में आ गए। बाजार भी वीरान थे, दुकानें बंद थी। जब मैं अपनी गली में दाखिल हुई तो एक अजीब सा एहसास हुआ, खुशी और अपनायत का। हमारे घर की नालियों से पानी बह रहा था। जाहिर था कि घर में अब्बू और नानी मौजूद थे। अब्बू ने दरवाजा खोला, हमें देखकर हैरान हुए और बोले, क्यों आई हो? अब्बू, मैं यहाँ रहूंगी, मेरा लाहौर में दिल नहीं लगता। नानी ने सारा घर साफ किया हुआ था। सूरज की रोशनी दीवारों से चहन चहन कर आ रही थी। अर्शा जहाँ थी वहाँ माहौल पर उदासी और शिकवत तारी थी। चमकीली धूप निकली हुई थी। मेरा दिल चाहा कि यहीं बैठकर धूप सेकती रहूं। फिर मैंने मुमानी के घर झांक कर देखा। इनका खाली घर साई साई कर रहा था। मैं छत पर खड़ी होकर इन पुरस्कून लम्हात को हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहती थी कि अचानक धमाकों की आवाजों ने मुझे चौंका दिया। हर घर की खामोशी ये गवाही दे रही थी कि इनके मकीन इन धमाकों के बाइस बिछड़ चुके हैं। तभी नानी की आवाज आई कि नीचे आ जाओ सोगरी। मैं नीचे आई तो नानी ने कहा कि चलो तुम्हें वापस छोड़ आती हूँ। मैंने कहा कि नहीं नानी, मैं कसूर में ही रहूंगी आपके साथ। नहीं, वो बोली कि सोगरी तुम यहाँ अकेली क्या करोगी? मैं तो डोर डंगरों के साथ रहती हूँ। वैसे भी यहाँ लम्हा ब लम्हा जहाज आते हैं और
और कानों के करीब गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है। परसों ही हाजी साहब के घर पर शीलिंग हुई थी। शुक्र है मेरे जानवर बच गए। बसों के अड्डों पर भी शीलिंग हुई और ट्रांसफार्मर जल गया। मैंने जवाब दिया कि नानी माँ, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मुझे डराओ मत। वो समझाने लगी कि तुम्हें क्या मालूम, जब जहाज आते हैं तो कानों के पास गोलियां चलने की आवाजें आती हैं। तुम्हारे अब्बा जाने कब तुम्हें छोड़ आएंगे। मैं खुद तुम्हें लाहौर छोड़ आती हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, नानी ने चीनी और अंडे उठाए, मुझे बाहर निकाला और दरवाजे को ताला लगा दिया। हम अड्डे की तरफ चल दिए। रास्ते में एक जगह मैंने देखा कि जमीन में 1 गज गहरा गड्ढा पड़ा हुआ था, मगर खुशकिस्मती से पुल और सड़क सलामत थी। ये भारतीय हवाबाजों की कारस्तानी थी जो लाहौर को मिट्टी में मिलाने निकले थे, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले ही पाकिस्तानी शाहीन इन पर झपट पड़ते थे और इन्हें वापस भगा देते थे। अब मैं नानी के बारे में सोचने लगी, ये बुजुर्ग भी कितने हिम्मत वाले होते हैं। सारा शहर खाली हो चुका था, मगर नानी अम्मा इस खतरे के बावजूद कसूर में रह रही थी। वो न सिर्फ हमारे घर की निगरानी कर रही थी, बल्कि जानवरों को दाना पानी डालती थी, अब्बू को खाना पका कर देती थी, रात को अपने घर की हिफाजत करती और सुबह हमारे घर आकर सफाई करती। मुर्गियों और ढोर डंगरों का भी ख्याल रखती थी। बस की खिड़की से बाहर झांका तो फौजी गाड़ियां कतार में जा रही थी। जब तक जंग जारी रही हम लाहौर में रहे। 2-2.5 हफ्तों बाद जंग खत्म हुई तो हम कसूर वापस आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे काली रात का सफर कभी खत्म ना होगा। लेकिन जब हमने कसूर पहुंचकर अपने घर में कदम रखा तो उजली सुबह हमारा इस्तकबाल कर रही थी। 2 ईदें बहुत उदास गुजरी, एक वो जो जंग से पहले आई थी और दूसरी जो जंग के बाद आई। पहले दिनों बाजारों के मुसलमान मिलकर ईद मनाते थे, मगर अब वो एक दूसरे के लिए अजनबी बन चुके थे, अपने जैसे पराये हो गए थे। हमारे हजारों फौजी जवान अपने ही लोगों की मेहरबानी से जंगी कैदी बन गए। ये पाको हिंद की बदतरीन जंग थी जिसमें हमने अपना आधा वजूद खो दिया। ये जंग नहीं थी, दुश्मन की साजिश थी। ये सियासी लीडरों की हवसे इक़्तिदार, अंदरूनी कश्मकश, सियासी शऊर का फकदान, बाज़ ताकतों की दुश्मन के साथ खिली दोस्ती और पाकिस्तान से दुश्मनी का नतीजा था। हलीफ मुल्कों का ऐन वक्त पर वादा खिलाफी करना, असलाह की कमी, फौज को बर वक्त आमादा ना मिलना और खुद बंगालियों का दुश्मन को अपना निजात धंधा समझ लेना, इन तमाम अमाल ने कौम की वहदत को पारा पारा कर दिया। नतीजतन जो गलत फहमियाँ पैदा हुई वो बिल आखिर अलहदगी का सबब बन गई। बहरहाल जो हुआ वो अफसोसनाक था। खुदा करे आइंदा ऐसा कभी ना हो। आज भी अगर हम लसानी इलाक़ और नस्ली झगड़े खत्म करके एक मुतहद और मजबूत पाकिस्तानी कौम का शऊर बेदार करें तो दुनिया की कोई ताकत हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकती। मगर अफसोस आज भी सरहदों पर दुश्मन की साजिशें जन्म ले रही हैं। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।